जय हिंद दोस्तों, सभी को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, केम छो, वड़क्कम, खंबा गाड़ी, खुरुम जारी, खुमनो चिबई। तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सभी लोग ठीक ठाक होंगे और सबकी पढ़ाई बढ़िया चल रही होगी। तो दोस्तों ऐसे ही हंसते रहिए और सभी को हंसाते रहिए, साथ ही हमारे चैनल एडुटेनमेंट बाई हर्ष के साथ जुड़े रहिए। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनके पास ये कन्फ्यूजन रहता है कि भाई गंगा नदी का उद्गम होता है या गंगा नदी कई नदियों के संगम से बनती है। जी हाँ, गंगा नदी का उद्गम आपने भी पढ़ा होगा कि गंगोत्री के गोमुख ग्लेशियर से होता है, उत्तराखंड से। जी हाँ, लेकिन कहीं कहीं आपने ये पढ़ा होगा कि गंगा नदी भागीरथी और अलकनंदा के मिलन से बनती है। तो आइए इन कन्फ्यूजन को दूर करते हुए और एक ब्रॉड नॉलेज को लेते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो बिना कुछ देरी किए हुए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप जानते होंगे कि नदियों का उद्गम पर्वतों से ही होता है, यानी नदियाँ सदैव पर्वतों के बीच से ही निकलती हैं। पर उसका कारण क्या है? क्योंकि पर्वतों पर ग्लेशियर जमा होते हैं, यानी बर्फ के बड़े बड़े मैदान बने होते हैं जिन्हें हम हिमानी कहते हैं। जैसे जैसे वो पिघलते जाते हैं नदियों का निर्माण होता जाता है। जी हाँ, लेकिन अब आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि भाई पर्वतों पर ग्लेशियर क्यों जमा हो जाते हैं? तो उसका कारण है कि पृथ्वी की सतह से जैसे जैसे आप ऊंचाई पर जाएंगे वैसे वैसे टेम्परेचर में गिरावट आएगी, तापमान में कमी होगी। जी हाँ, पृथ्वी की सतह से प्रत्येक 165 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस की कमी आएगी। तापमान में कितने डिग्री सेल्सियस की कमी आएगी? 1 डिग्री सेल्सियस की कमी आएगी। और आपको भी पता है कि भारत के उत्तर में हिमालय स्थित है और हिमालय की पर्वत श्रृंखलाएं औसतन 6000 मीटर ऊंची होती हैं। जी हाँ, यानी 6 किलोमीटर। और आपको मैंने बताया है कि प्रत्येक 165 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस की कमी आ रही है। इसका मतलब 6000 मीटर की ऊंचाई पर जाते जाते तो काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर में कमी हो जाती है, जिसके कारण पर्वतों पर ग्लेशियर जमा हो जाते हैं, उनकी चोटियों पर ग्लेशियर जमा हो जाते हैं। और जैसे जैसे वो निरंतर पिघलते रहते हैं वैसे वैसे नदियों का प्रवाह बना होता है। इतनी बात तो समझ में आ गई। अब हम लोग चलते हैं भारत के उत्तराखंड राज्य में। उत्तराखंड में टोटल 13 डिस्ट्रिक्ट हैं, यानी 13 जिले हैं। ठीक है, और उत्तराखंड को 2 भाग में विभाजित किया गया है। ठीक है, उसके पूर्वी भाग को कुमायूं कहा जाता है और पश्चिमी भाग को गढ़वाल कहा जाता है। ये चीज़ मैंने तब बता दी थी जब आपको क्लासिफिकेशन ऑफ हिमालय बताया था। ठीक है, गढ़वाल हिमालय और आपका कुमायूं हिमालय। अब जो गढ़वाल वाला हिस्सा है वो बहुत बड़ा है। ठीक है, किसकी अपेक्षा? कुमायूं की अपेक्षा। तो उसमें 7 जिले आते हैं और 6 जिले कुमायूं में आते हैं। इस तरह उत्तराखंड में कुल कितने जिले हैं? 13 जिले हैं। आपको इससे मतलब नहीं। इसी गढ़वाल वाले हिस्से में एक जिला पड़ता है जिसका नाम है चमोली जिला। ठीक है, उत्तराखंड में एक जिला है चमोली जिला और वहीं पास है स्थित है बद्रीनाथ। ठीक है, पूरा पहाड़ी और बर्फीला इलाका है बद्रीनाथ। बद्रीनाथ में ही एक ग्लेशियर बना है जिसका नाम है संतोपत ग्लेशियर। बद्रीनाथ में कौन सा ग्लेशियर है? संतोपत ग्लेशियर। बद्रीनाथ में कौन सा ग्लेशियर है? संतोपत ग्लेशियर। संतोपत ग्लेशियर से 2 नदियां निकलती हैं। जी हाँ, एक का नाम है विष्णु गंगा और दूसरी का नाम है धौली गंगा। ठीक है, तो संतोपत ग्लेशियर से कितनी नदियां निकलती हैं? 2 नदियां, विष्णु गंगा, धौली गंगा, और दोनों जाकर एक स्थान पर मिल जाती हैं जिसका नाम होता है क्या? विष्णु प्रयाग। ठीक है, अब इसका नाम विष्णु प्रयाग क्यों होता है? भाई आपको बता दें, जहां पर भी 2 नदियां आपस में मिलती हैं यानी 2 नदियों के संगम को प्रयाग कहा जाता है। जैसे कि मैं इलाहाबाद में रहता हूं, तो इलाहाबाद में आपको पता है गंगा नदी आती है यहीं उत्तराखंड से। अब आपको बताएंगे कि मिल के आती है कि उद्गम होता है उसका। ठीक है, तो जब गंगा नदी आती है तो यूपी में इलाहाबाद में यमुना नदी उसकी क्या बन जाती है? उसके साथ मिल जाती है, यानी संगम हो जाता है। यमुना का संगम कहाँ पर हो जाता है गंगा के साथ? तो इलाहाबाद में। तब हम उसे क्या कहते हैं? प्रयागराज। क्या कहते हैं? प्रयागराज। इसका मतलब है कि 2 नदियों का जब संगम होता है तो उस जगह को प्रयाग कहा जाता है। ठीक है, तो उसी तरह विष्णु गंगा और धौली गंगा जब आपस में मिलती हैं तो उसे क्या कहा गया? प्रयाग। लेकिन अब चूंकि यहाँ पर विष्णु गंगा का प्रभाव ज्यादा था इसीलिए विष्णु प्रयाग नाम रखा गया। क्या नाम रखा गया? विष्णु प्रयाग। तो संतोपत ग्लेशियर से कितनी नदियां निकलती हैं? 2 नदियां, विष्णु गंगा, धौली गंगा, दोनों आपस में जब मिलती हैं तो उसका नाम विष्णु प्रयाग रखा गया। ठीक है, संगम का नाम विष्णु प्रयाग। अब देखिए, विष्णु गंगा और धौली गंगा दोनों की लगभग गहराई दोनों लगभग बराबर लंबाई की थी। इसलिए जब ये दोनों नदी मिली और एक नई नदी का निर्माण की, जी हाँ, तो इसका नाम भी नया होगा। नाम रखा गया अलकनंदा। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा विष्णु गंगा और धौली गंगा जब आपस में मिलती हैं विष्णु प्रयाग में तो कौन सी नदी का निर्माण होता है? अलकनंदा। और ये अलकनंदा आगे बढ़ती जाती है। तभी देखा जाता है कि एक नई नदी आकर मिल जाती है किससे? अलकनंदा से, और उस नई नदी का नाम होता है नंदाकिनी। क्या नाम होता है? नंदाकिनी। नंदाकिनी आकर मिल जाती है किससे? अलकनंदा से। और जहां पर मिलती है यानी अलकनंदा और नंदाकिनी के संगम को नाम दिया जाता है नंद प्रयाग। कौन सा प्रयाग जी?
नंद प्रयाग। विष्णु गंगा और धौली गंगा जब उनका संगम हुआ तो क्या नाम रखा गया? विष्णु प्रयाग। ठीक है, और आगे बनी कौन? अलकनंदा। अलकनंदा आगे बढ़ी और किससे मिल गई? नंदाग्नि से। ठीक है, और नंदाग्नि से जब मिली तो इसका नाम, संगम का नाम क्या रख दिया गया? नंद प्रयाग। ठीक है, अब नदी फिर आगे बढ़ी, लेकिन इस बार अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि अलकनंदा आगे बढ़ी कि नंदाग्नि? जी हाँ, अलकनंदा आगे बढ़ी। क्यों? क्योंकि नंदाग्नि एक छोटी नदी थी, तो नदी का नाम उसी नदी के नाम पर रहता है जो नदी बड़ी होती है। जैसे कि जब गंगा यहाँ से आती है और यमुना मिल जाती है तो आगे चल के नाम किसका होता है? ठीक है, गंगा नदी का, और यमुना उसकी सहायक बन जाती है। उसी तरह ये नदी जब आगे बढ़ेगी तो नंदाग्नि का नाम नहीं आएगा, बल्कि जो बड़ी नदी यानी अलकनंदा है उसका नाम आगे आएगा। यानी नंद प्रयाग से अब आगे कौन बढ़ेगी? तो अलकनंदा आगे बढ़ेगी। ठीक है, अब ये अलकनंदा नदी और आगे बढ़ती है और फिर से एक नदी आती है, नाम रहता है उसका पिंडार। पिंडार नदी आती है और अलकनंदा से मिल जाती है, और जिस जगह पर मिलती है उस जगह का नाम क्या रख दिया जाता है भाई? तो कर्णप्रयाग। ठीक है, फिर से विष्णु गंगा धौली गंगा जब आपस में मिलती है तो उसका नाम विष्णु प्रयाग, उस जगह का नाम विष्णु प्रयाग। जब अलकनंदा आगे बढ़ती है, ठीक है, एक नई नदी का नाम दिया जाता है, क्योंकि ये दोनों लगभग बराबर होती हैं तो किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते, इसलिए एक नया नाम दिया गया अलकनंदा। अलकनंदा आगे बढ़ी और नंदाग्नि से मिली तो कौन सा प्रयाग? नंद प्रयाग। अलकनंदा फिर आगे बढ़ी, क्योंकि नंदाग्नि छोटी नदी थी इसलिए मेन नदी का नाम अलकनंदा ही रखा गया। अलकनंदा आगे बढ़ी और पिंडार नदी के साथ मिली तो उसे कर्णप्रयाग कहा गया। क्या कहा गया? कर्णप्रयाग। अब फिर भाई ये पिंडार नदी भी छोटी है तो इस बार फिर कौन नदी आगे बढ़ेगी? अलकनंदा। जी हाँ, अलकनंदा। अलकनंदा आगे बढ़ेगी और इस बार केदारनाथ से एक नदी आती है। जी हाँ, केदारनाथ से एक नदी आती है जिसका नाम होता है मंदाकिनी। और ये मंदाकिनी नदी आगे जाती है और मिल जाती है किससे? अलकनंदा से। और जिस जगह पर मिलती है यानी संगम होता है अलकनंदा और मंदाकिनी का, अलकनंदा और मंदाकिनी का जब संगम होता है तो किस जगह पर होता है भैया? तो उसका नाम रखा जाता है रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग। ठीक है, तो 4 प्रयाग हमने देख लीजिए, विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, देव प्रयाग, सॉरी रुद्रप्रयाग। ठीक है, अब भाई आगे बढ़ी और इस बार भी अभी भी इस नदी का नाम, जो नई नदी आगे बढ़ेगी उसका नाम अलकनंदा होगा। में भी अब बताने की जरूरत नहीं है, ये नदी है बड़ी पर अलकनंदा से बड़ी नहीं है, क्योंकि अलकनंदा में देखिए विष्णु गंगा, धौली गंगा, नंदाग्नि, पिंडार, कितनी नदियों का पानी आ रहा है, तो अभी भी अलकनंदा बड़ी है किससे? मंदाकिनी से। ठीक है, तो आगे भी इसका नाम अलकनंदा रहेगा। ठीक है, तो अलकनंदा और मंदाकिनी जब मिलती हैं तो रुद्रप्रयाग। अब फिर ये आगे बढ़ेगी और उत्तरकाशी जिला, ठीक है, उत्तराखंड का एक जिला है जिसका नाम है उत्तरकाशी, चमोली के पहले पड़ता है उत्तरकाशी जिला। उत्तरकाशी जिले से ही आपने पढ़ा होगा कि गंगोत्री क्या है, और गंगोत्री के गोमुख से निकलती है कौन? गंगा। पर नहीं जी, भागीरथी निकलती है। कौन सी नदी? भागीरथी। उत्तराखंड के लोग इसे भागीरथी, पूरी गंगा को क्या कहते हैं? वो भागीरथी समझते हैं। ठीक है, क्योंकि वहां मेन नदी कौन है? भागीरथी। देखिए बड़ी नदी है और ये भागीरथी आती है और मिल जाती है किससे? हरिद्वार के पास मिल जाती है अलकनंदा से। हरिद्वार के पास किससे मिल जाती है? अलकनंदा से। तब इनके संगम को क्या कहा जाता है? तो भैया देवप्रयाग। ठीक है, कौन नदी? भागीरथी नदी। भागीरथी की एक सहायक नदी मिल जाती है छोटी सी, भिलंगना नाम है। ठीक है, भागीरथी के सहायक भिलंगना, और ये दोनों जाती हैं साथ में, भागीरथी लेके जाती है और भागीरथी अलकनंदा से मिल जाती है कहाँ पर? हरिद्वार के पास, और नाम हो जाता है उस संगम का देवप्रयाग। ठीक है, और अब चूंकि भागीरथी भी बड़ी नदी और अलकनंदा भी बड़ी नदी, तो दोनों के नाम अब लड़ाई हो जाएगा। अगर एक का नाम रख देंगे, ठीक है, अलकनंदा का नाम रखेंगे तो भागीरथी बुरा मानेगी, और भागीरथी का नाम रखेंगे तो अलकनंदा, और तभी से आगे नाम आता है किस नदी का? एक नया नाम आता है हरिद्वार के बाद से, गंगा। जी हाँ, तो अब समझ में आया कि गंगा नदी बनती है ना कि उसका उद्गम होता है। तो आप कोई भी अगर छोटा एग्जाम देंगे, चाहे वो एनटीपीसी हो, चाहे वो आपका रेलवे का ग्रुप डी एग्जाम हो, चाहे वो लेखपाल हो, चाहे नालीपाल हो, कोई भी ऐसा एग्जाम जो छोटे लेवल का होता है, तो वहाँ पास आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा कि गंगा का उद्गम स्थान, तो आप सीधे से बताएंगे गंगोत्री, उसमें ऑप्शन ही नहीं रहेगा कि गंगा मिल। लेकिन जब आप बड़े एग्जाम देंगे तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि गंगा किन दो नदियों के संगम से बनती है, तो भागीरथी और अलकनंदा। भागीरथी और अलकनंदा कहाँ पर हुआ संगम? देवप्रयाग में। ठीक है, हरिद्वार के पास से ये मैदानी भाग में आ जाती है और तब से इसका नाम गंगा हो जाता है। उसके पहले सभी लोग भागीरथी के नाम से जानते हैं, आपको भी पता है।
बंगाल में भी, वेस्ट बंगाल में भी इसे भागीरथी के नाम से जानते हैं और उत्तराखंड में भी इसे पूरी तरह से भागीरथी के नाम से ही जानते हैं। ठीक है, और ये हमने धीरे धीरे करके पंचप्रयाग भी पढ़ लिया, यानी गंगा नदी का निर्माण पंचप्रयाग के मिलने से हुआ। ठीक है, सनातन धर्म में इन पंचप्रयागों का बड़ा महत्व है। जी हाँ, सनातन धर्म के लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। फिर से एक बार देख लेते हैं। इसके लिए हमने एक ट्रिक भी बनाई है इन पांचों प्रयाग को याद रखने के लिए। वीनक रूद, जी हाँ, सबसे पहला प्रयाग वी से विष्णु प्रयाग, न से नंद प्रयाग, का से कर्ण प्रयाग, रू से रुद्र प्रयाग और द से देव प्रयाग। वीनक रूद, वी से विष्णु प्रयाग, न से नंद प्रयाग, का से कर्ण प्रयाग, रू से रुद्र प्रयाग, द से देव प्रयाग। ठीक है, एक बार फिर से समझ लेते हैं। बद्रीनाथ में संतोपद ग्लेशियर था, संतोपद ग्लेशियर से दो नदियां निकली, एक तरफ धौली गंगा, एक तरफ विष्णु गंगा, दोनों आपस में मिली और एक नई नदी का निर्माण की, नाम रखा गया अलकनंदा। अलकनंदा आगे बढ़ती है और जिन दो जगहों पर, यानी जिन जगह पर, जिस स्थान पर विष्णु गंगा और धौली गंगा आपस में मिली थी, उनका संगम हुआ था, उस जगह का नाम विष्णु प्रयाग रखा गया। क्या नाम रखा गया? विष्णु प्रयाग। और आगे बढ़ी और अलकनंदा आगे बढ़ती है तो नंदाकिनी नदी आकर मिल जाती है उससे, और उस जगह यानी उनके संगम का जो नाम रखा जाता है उसका नाम क्या रखा जाता है भैया? नंद प्रयाग। नंदाकिनी आई तो नंद प्रयाग, नंदाकिनी आई तो नंद प्रयाग, इसको याद करना आसान है। नंदाकिनी आई, नंद प्रयाग। अब अलकनंदा बड़ी नदी थी, अलकनंदा आगे बढ़ी और फिर से एक नदी आती है पिंडार नदी, और पिंडार नदी जिस स्थान पर अलकनंदा से मिलती है उसका नाम कर्ण प्रयाग रखा जाता है। तो सबसे पहले विष्णु प्रयाग, फिर ना से नंद प्रयाग, फिर क से कर्ण प्रयाग, फिर आगे बढ़ती है नदी और इस बार केदारनाथ से एक नदी आती है जिसका नाम रहता है मंदाकिनी, और वो अलकनंदा से मिलती है और नाम हो जाता है जिस स्थान पर मिलती है अलकनंदा से मंदाकिनी जिस स्थान पर मिलती है उसका नाम रुद्रप्रयाग। क्या? रुद्रप्रयाग। और फिर अलकनंदा आगे बढ़ती है और उत्तरकाशी जिले से गंगोत्री के गोमुख से, जिसे आप रियल में गंगा कहते हैं, उसी का नाम है भागीरथी। भागीरथी निकलती है और भेलांगना को साथ में लेते हुए देवप्रयाग में मिल जाती है। ठीक है, तो इसका इस वाले जो संगम का स्थान है उसका नाम देवप्रयाग, हरिद्वार के पास देवप्रयाग। और हरिद्वार के बाद जब भागीरथी और अलकनंदा आपस में मिलती हैं, जी हाँ, भागीरथी और अलकनंदा आपस में मिलती हैं, तब उस नदी का एक नया नाम पड़ता है गंगा, जिसके नाम से हम सभी जानते हैं। तो आपको पता चल गया कि गंगा नदी बनती है पंच प्रयागों से मिलकर के गंगा नदी बनती है। विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, देव प्रयाग, विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग, देव प्रयाग। उम्मीद है इतनी चीजें आपको समझ में आई होंगी। ठीक है, और भागीरथी की सहायक भिलांगना, यहीं पास एक डैम भी बना हुआ है जो पूरे भारत का सबसे ऊंचा डैम है, लगभग 250 मीटर ऊंचा है। ठीक है, मे भी 255 है, 255 मीटर ऊंचा है और इसका नाम है टिहरी बांध। टिहरी जिले, टिहरी एक जगह है, जिला नहीं जगह है, वहीं पास बना है। तो टिहरी बांध कहाँ बना हुआ है? किस नदी पर? भागीरथी नदी पर बना हुआ है। ठीक है, और इसी के पीछे, अब चूंकि ये बहुत बड़ा बांध है तो इसके लिए एक सपोर्टिव बांध बनाया गया है जिसका नाम रखा गया कोटेश्वर बांध। ठीक है, इसके सपोर्ट में बनाया गया बांध कोटेश्वर बांध, भिलांगना नदी के पास में कोटेश्वर बांध। ठीक है, भारत का सबसे ऊंचा अर्थ पिलर डैम है। ठीक है, आपसे पूछेगा भारत का सबसे ऊंचा अर्थ पिलर डैम, तो टिहरी डैम। और भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्व डैम कौन सा है? तो भाखड़ा नांगल डैम। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपको पूरी तरह से गंगा का उद्गम समझ में आया होगा। तो गंगा, अब आपसे कोई पूछेगा कि गंगा बनती है कि निकलती है, तो आपको बताना पड़ेगा कि गंगा बनती है, कई नदियों के संगम से बनती है गंगा। और ये पढ़ाना इसलिए जरूरी था क्योंकि अब मेरा इंडियन ज्योग्राफी का जो अगला टॉपिक होगा उसमें मैं रिवर्स ऑफ इंडिया पढ़ूंगा। ठीक है, यानी भारत की नदियों के बारे में पढ़ूंगा। तो आपको वहाँ पर मैं ये पूरा जब गंगा नदी तंत्र बताऊंगा तो वहाँ गंगा के बारे में इतना डिटेल में नहीं बता पाऊंगा, इसीलिए इस क्लास को मैंने उसके पहले ही ले लिया। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ नेक्स्ट क्लास में अब हम लोग भारत की नदियों के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र और दक्षिण भारत की नदियों को पढ़ते हुए इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।